जिन बेटों को पाल पोस कर माँ बाप बड़ा करते हैं वही बेटे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। आज ऐसी ही माँ की कहानी है जिसने अपने बेटे को पालने पोसने के लिए दूसरों के घरों में काम तक किया। वही बेटा उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। जब वह वहाँ गई तो उन्होंने अपने ही जैसी वहाँ बहुत सारी औरतों को देखा कि वह भी वहीं अपने बेटे बहू की करनी की सजा भुगत रही हैं। रतन जी का वृद्धाश्रम में पहला दिन था। उन्हें कावेरी जी मिली, उनसे उनकी दोस्ती हो गई। वह उसे समझाती कि दुखी मत हो, बस खुश रहो। एक दिन अचानक रतन जी ने देखा कि उसके हाथ में हमेशा एक कागज रहता जिसे वह हमेशा अकेले में पढ़ती रहती और किसी को भी नहीं बताती, हमेशा छुपा कर रखती। एक रात वो ऐसे सोई कि सुबह उठी नहीं। जब रतन जी ने उसे उठाया तो उसके हाथ से वही कागज अचानक से नीचे गिरा। जब उसने उसे पढ़ा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसमें लिखा था, कावेरी जी के घर का वातावरण इस शनिवार को कुछ अलग सा था। आज घर को किसी भी हालत में खाली ही करना था। नए मकान मालिक के सामान से लदा हुआ ट्रक किसी भी समय जयपुर से मुंबई पहुंचने ही वाला था। घर का अधिकांश सामान तो बेचा जा चुका था, बस कुछ ऐसा सामान बाकी रह गया था जो कावेरी जी के हृदय को अति प्रिय था और वह उन्हें किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहती थी। घर से उस सामान को निकालकर बेटे शौर्य की गाड़ी में रखना था और शौर्य का ड्राइवर यह काम बड़ी तत्परता से कर रहा था। कावेरी जी तब तक हर सामान को टकटकी लगाए देखती रहती जब तक ड्राइवर उन्हें कार में नहीं रख देता था। हर सामान के साथ न जाने कितनी यादें जुड़ी थी, जिन्हें कावेरी जी की आंखों से बहते आंसू और अधिक उज्जवल कर रहे थे। सारा सामान बाहर निकल गया तब कावेरी जी को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से आत्मा ही छीन ली हो। उसने आखिरी बार अपने घर को जी भरकर देख लेने की इच्छा से आंखों से आंसू पोंछे और धीमे कदमों से घर का चक्कर लगाया। कितने प्यार से बनवाया था यह घर उसने। घर की एक एक ईंट गवाह थी उसकी लगन की, उसकी मेहनत की। सर्दी गर्मी या हो बारिश डट कर खड़ी रहती थी। सामने वाली सड़क पर मजदूरों के आने से पहले आ जाती थी और उनके काम समाप्त करने के बाद ही बैठकर चैन की सांस लेती थी। आज से यह घर किसी और का हो जाएगा। अपना बेडरूम, अपनी रसोई, अपना पूजा का छोटा सा कमरा और प्यारी सी बालकनी। कल तक जो उसका था आज कैसे पल भर में पराया हो गया। उसके अपने हाथ से पाल पोसकर बड़े किए गए पेड़ पौधे, न जाने कल से इनका क्या होगा, कोई उनकी देखभाल करेगा भी या नहीं। यह सब सोचकर तो उसे रुलाई ही आ गई। जिस घर के साथ 35 वर्षों की यादें जुड़ी हों, उसे यूं छोड़कर चले जाना क्या कोई आसान काम था। नए मालिक आ चुके थे। शौर्य ने घर की चाबियां उन्हें सौंप दी। कावेरी जी बेबस खड़ी यह सब देख रही थी। काश उसके पति की मृत्यु न होती, शौर्य के पिताजी जिंदा होते तो क्या शौर्य इस मकान को बेचने का दुस्साहस कर सकता था? नहीं, कभी नहीं। अकेली रह गई हूँ, इसलिए बेटे बहू हावी हो गए हैं मुझ पर। कावेरी जी अपने बेटे शौर्य, बहू रेखा व पोते लवकुश के साथ जाकर कार में बैठ गईं। कार के पीछे वाली सीट पर शौर्य, रेखा व कावेरी जी बैठे थे। पोता लवकुश ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठा था। जयपुर की सड़क पर कार दौड़ती जा रही थी। आज जयपुर की सड़कों पर चहल पहल होते हुए भी उसे अजीब सा सन्नाटा लग रहा था। आज से पहले उसे जयपुर शहर इतना अजीब नहीं लगा था। 35 वर्ष पहले जब आगरा से उसकी डोली जयपुर आई थी तब तो उसे प्रतीत हो रहा था मानो पूरा जयपुर राज्य उसकी आरती उतार रहा हो। अड़ोस पड़ोस सबसे इतना लगाव था कि मायके की याद भी नहीं सताती थी।
ईंट और पत्थरों की इमारतें बनवाते बनवाते लगता है यहाँ के लोगों के दिल भी भाव शून्य हो गए हैं। नई पीढ़ी का तो कहना ही क्या, पैसा कमाने की होड़ में अंधाधुंध दौड़ते जा रहे हैं। माँ बाप अनाज में लगने वाले घुन जैसे हैं जो घर में पड़े पड़े सारी की सारी दौलत नष्ट कर जाते हैं। यही सोचते होंगे नालायक। कावेरी जी विचारों में खोई हुई थी, तभी लवकुश प्यार से बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? कावेरी जी ने उत्तर दिया, जहाँ समय ले जा रहा है। इस पर रेखा तो नक्कर बोली, मम्मी जी अभी तो यह मासूम है, इससे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कावेरी जी ने आंखें फैलाकर रेखा को देखा और बोली, मैंने कौन सा उस पर तोप दागने के लिए कह दिया? रेखा ने शिकायत भरी निगाहों से शौर्य की ओर देखा। शौर्य अपनी भौहें सिकोड़ने लगा और कावेरी जी का मौन संवाद शुरू हो गया। उनके पति मानो कावेरी जी से कह रहा है कि दिवस का अंत होता है, शौर्य आज अंधकार देकर जा रहा हूँ, कल नई सुबह लेकर लौटा दूंगा। कावेरी जी निराश होकर मन ही मन बुदबुदाती हैं। जिसकी आंखों से ज्योति ही छिन जाए उसके लिए प्रकाश क्या और रोशनी क्या। कावेरी जी के अंतर मन में यही विचार चल रहे थे। इसी बीच जयपुर सीमा समाप्त हो गई। गाड़ी टोल प्लाजा के गेट पर कार रुक गई। लवकुश ने फिर सवाल किया, हम कहाँ जा रहे हैं? कोई बता क्यों नहीं रहा? कावेरी जी बोली, यह तुम्हें क्या बताएंगे बेटा, मैं बताती हूँ। एक क्षण के लिए कावेरी जी का गला भर आया। वह खुद को संभालते हुए बोली, तेरी दादी बूढ़ों के बोर्डिंग स्कूल में जा रही है। लवकुश के लिए यह जवाब भी एक सवाल ही बन गया था। उसने भोलेपन से फिर पूछा, बूढ़ों के बोर्डिंग स्कूल? कावेरी जी बोली, हाँ बेटा, तूने ठीक सुना है, मैं बूढ़ों के स्कूल ही जा रही हूँ। रेखा ने फिर मुंह बिगाड़कर शौर्य को देखा। कावेरी जी अभी तक अपने बेटे बहू का बहुत आदर करती थी, लेकिन आज उसे परवाह नहीं थी कि उसके आचरण और उसके शब्दों का उसकी सास को कैसा लगेगा। वह बोली, एक अकेली माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। अब तक चुप बैठा शौर्य बोला, मम्मी आप लवकुश की जिज्ञासा मिटा रही हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं या हमें ताने मार रही हैं? रेखा भी पति के सुर में सुर मिलाकर बोली, 2 लाख खर्चा किया है मम्मी जी हमने, केवल आपके लिए। कावेरी जी बोली, यह हिसाब किताब नई पीढ़ी को ही करना आता है। हमने तो ना कभी सीखा ना ही कभी जोड़ा है कि घर के किसी व्यक्ति पर कितना खर्च हो रहा है। शायद पागल ही थे हम लोग, सब भावनाओं में बहते रहते। डायरी पर हमें खर्च ही लिखना चाहिए था, आज फला व्यक्ति पर कितना खर्च रुपया किया। हिसाब किताब लिखने की जगह हम क्या लिखा करते थे। आज शौर्य ने पहली बार किलकारी मारी। आज उसने पहला कदम जमीन पर रखा। आज वह बोलना सीखा। अपनी बात पूरी करे बिना ही वह रोने लगी। शौर्य कावेरी जी की ओर देखकर बोला, अम्मा इस तरह भावुक होने से भला क्या लाभ? कार एक बड़ी सी इमारत के आगे रुक गई। इमारत पर एक बोर्ड लगा था जो रंग बिरंगी बल्ब की रोशनी से जगमगा रहा था। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, अपना घर। ड्राइवर ने कार से नीचे उतरकर दरवाजे खोले। शौर्य ने कावेरी जी को सहारा देने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। कावेरी जी का मन तो कर रहा था उसका हाथ झटक दे और कहे कि जब माँ को बेसहारा छोड़कर ही जा रहे हो तो कुछ पल का सहारा देने के लिए हाथ क्यों बढ़ा रहे हो, लेकिन मजबूर थी, अपने सहारे से उतर भी नहीं सकती थी। दूसरी ओर से रेखा ने आकर थैला पकड़ लिया। कावेरी जी का मन तड़प गया। वह बोली, रहने दे बहू यह नाटक। उस बिल्डिंग के अंदर जाते ही रिसेप्शन में पीछे सोफे पर लवकुश और रेखा को बैठाकर शौर्य कावेरी जी को केबिन में ले गया। उसने क्रेडिट कार्ड से कुछ भुगतान किया, फॉर्म पर साइन किए और इन सबके बाद कावेरी जी अपना घर को सौंप दी गई। कावेरी जी चारों ओर निगाह दौड़ा रही थी।
उस नाम के अनुसार इस आश्रम में अपना घर जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक केयरटेकर जिसका नाम नम्रता था कावेरी जी को कमरे तक पहुंचाने के लिए आ गई थी। अब समय आ गया था कावेरी जी का अपने परिवार से विदा लेने का। रेखा ने सिर्फ एक पल्लू ढक कर अपनी सास के पांव छुए। बेटा माँ के गले लगकर बोला, अपना ध्यान रखना अम्मा। कावेरी जी ने कहा, यह मेरा है ही कौन जिसे अपने से अधिक समय दूंगी। लवकुश के चेहरे पर कई सवाल उभर आए। कावेरी जी चाह कर भी उनका उत्तर नहीं दे सकती थी। कावेरी जी एकटक देखती रही अपने परिवार को स्वयं से दूर होते हुए। कावेरी जी की आंखों में आंसू थे। नम्रता कावेरी जी को लिफ्ट से 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 502 में लेकर पहुंची। कमरे में 10 बिस्तर बिछे हुए थे, 10 अलमारियां रखी थी। एक बड़ी मेज के इर्द गिर्द 10 कुर्सियां पड़ी थी जिस पर नंबर गुदे थे। कावेरी जी को 23 नंबर की वस्तुएं मिली। नम्रता ने जब 23 नंबर की चाबियां कावेरी जी के हवाले की तो कावेरी जी बोली, हम क्या अपराधी हैं जो हर वस्तु पर नंबर गुदा है। इस पर 25 नंबर वाली रतन बोली, छोटी छोटी बातों को क्यों दिल पर ले रही हो बहन जी, अपनों ने जो दुख दिया वह क्या कम है। 27 नंबर वाली मोहिनी ने भी रतन की हाँ में हाँ की। अब 23 नंबर का बिस्तर ही कावेरी जी का ठिकाना था। उनका अपना घर और अपनी इच्छा से सजी संवरी रसोई, उसका अपना कमरा व कमरे से सटी बालकनी, सब गुजरे जमाने की यादें बनकर रह गई थी। कावेरी जी का मोबाइल बजने लगा। कावेरी जी ने फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, नम्रता ने टोकते हुए कहा, आंटी आप केवल 3 से 5 बजे के बीच ही फ़ोन का प्रयोग कर सकती हैं। शेष समय आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा। कावेरी जी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए नम्रता से कहा, मेरे बेटे का फ़ोन है, मुझे बात करने दो। नम्रता ने कहा, आज आपका पहला दिन है, कल से बंद रखिएगा। कावेरी जी ने कान पर फ़ोन लगाया तो दूसरी ओर से सौर्य की आवाज़ आई, हेलो अम्मा। कावेरी जी का मन ऐसे खिल गया जैसे वह अपने परिवार के बीच पहुंच गई हो। सौर्य ने आगे बोलना शुरू किया, अम्मा फ्लाइट टाइम पर है। कावेरी जी ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा बेटा, अमेरिका में लवकुश का बहुत ध्यान रखना, वहाँ ठंड बहुत होती है, उसे शहद में मिलाकर अदरक का रस देते रहना। शौर्य ने कहा, हाँ माँ आप चिंता ना करें। कावेरी जी बेटे को बताना चाहती थी कि यहाँ 3 से 5 बजे तक ही फ़ोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन उस फ़ोन पर रेखा की आवाज़ सुनाई पड़ी, आप फ़ोन काट दो, अब बुढ़िया का तो लेक्चर बंद नहीं होगा। यह सुनकर कावेरी जी के हाथ कांप गए, कान सुन पड़ गए, फ़ोन फिसलकर फर्श पर गिर गया। कुछ देर हेलो हेलो सुनाई दिया और फिर फ़ोन कट गया। कावेरी जी अपने बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन यहाँ की दीवारें तो ना जाने कितनी कावेरी जी की सिसकियाँ सुनते सुनते कठोर हो चुकी थी। आश्रम में रात के खाने की तैयारी चल रही थी। नम्रता ने रतन जी से कह दिया था कि वह कावेरी जी को हॉल में ले आएं। रतन जी ने कावेरी जी को लाख मनाया, लेकिन कावेरी जी खाने के लिए तैयार नहीं हुई। रतन हार कर बोली, मैं तो जा रही हूँ, मैंने तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया है। कमरा खाली हो गया था, सब खाने के लिए हॉल में एकत्र हो गए थे। बिस्तर पर बैठे बैठे कावेरी जी की झपकी लग गई। कावेरी जी वर्तमान से अतीत में चली गईं। पोता लवकुश चश्मा लेकर भाग रहा था, वह उसके पीछे पीछे भाग रही थी। लवकुश खिलखिलाकर हंस रहा था, मेरा चश्मा, वह बुदबुदा रही थी। तभी नम्रता कमरे में आती हैं, वो कावेरी जी के कंधे को हिलाती हैं। कावेरी जी अतीत से बाहर आ जाती हैं। नम्रता कहती है, आंटी खाना खाने चलिए। कावेरी जी उदास स्वर में कहती हैं, नहीं, आज मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ, आज मेरी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। नम्रता कावेरी जी का हाथ पकड़कर कहती है, आंटी आप मेरे साथ नीचे चलकर तो देखिए, सब लोग कितने खुश हैं, यहाँ हर व्यक्ति अपने परिवार से बिछड़ा है। कावेरी जी बोली,
सब नाटक कर रहे हैं, अंदर से सब दुखी हैं। नम्रता ने कहा, आपके ना आने से मैनेजर मुझसे नाराज हो जाएगा। कावेरी जी ने कहा, ऐसी बात है तो मैं चलती हूँ। दोनों खाने की हॉल की ओर चल देती हैं। एक बड़ा हॉल लगभग 500 बुजुर्गों से भरा हुआ था। कावेरी जी तो शांत खड़ी रह गईं। कावेरी जी को अचानक पीछे से आकर किसी ने कहा, अरे मिसेस गुप्ता, आप भी यहाँ? कावेरी जी ने पीछे मुड़कर देखा। 12 साल पहले उनके पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर हरीश खड़े थे। कावेरी जी ने आश्चर्य से कहा, डॉक्टर हरीश, आप यहाँ कैसे? उन्होंने हंसते हुए कहा, जैसे आप यहाँ वैसे हम भी यहाँ, सब एक ही कश्ती पर सवार हैं। कावेरी जी ने पूछा, बहन जी कहाँ हैं? हरीश जी ने चेहरे पर आई उदासी को छुपाने के लिए मुस्कुराने लगा। वह बोला, मीना जीवन भर कदम से कदम मिलाकर चलती रही। 3 साल पहले उसकी मौत हो गई। शायद मेरी ही गलती थी। हर मोड़ पर लेडीज फर्स्ट कहकर उसे आगे करता रहा। ईश्वर को लगा मेरी ऐसी ही भावना है। कावेरी जी की आंखें भर आई थी। हरीश जी ने कहा, चलो खाना खाते हैं, चपाती ठंडी हो जाएंगी तो चबाना कठिन हो जाएगा। उधर रतन कब से अपने पास रखी खाली कुर्सी पर बैठने के लिए कावेरी जी को बुला रही थी। कावेरी जी रतन के पास जाकर बैठ गई। उसने अनमने मन से थोड़ा सा खाना ले लिया। रविवार होने के कारण खाना के बाद 2 घंटे संगीत का कार्यक्रम भी चला। सभी अपने कमरे में लौट आए। बिस्तर पर लेटे हुए बतियाने लगे, कुछ खर्राटे भरने लगे। कावेरी जी की हरीश जी से हुई 2 मिनट की मुलाकात उनके विचारों को 12 साल पीछे ले गई। कितना मेल मिलाप था दोनों परिवारों के बीच। याद करते करते नींद आ गई। 2 घंटे बीतते होंगे कि किसी की सिसकियों से उसकी नींद खुल गई। उसने पास रखी मेज से अपना चश्मा उठाया। अपने बिस्तर पर बैठकर वह इधर उधर देखने लगी। रतन बड़बड़ा रही थी, सो जाओ मोहिनी बहन जी, मोहिनी हर रात को ऐसी ही सिसकती है। इस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, कल तुम्हें बताऊंगी। आश्रम में कावेरी जी की पहली सुबह अपना घर में होती तो रसोई में जाकर एक कड़क चाय का प्याला बनाती और सूरज की सुनहरी किरणों को बालकनी में बैठकर निहारती। गमले में लगे तुलसी के पौधे से पीले पत्ते अलग करती। न्यूज़पेपर का इंतजार करती, लेकिन यह तो सुना है 8 बजे चाय मिलेगी। योगा करना होगा, नहा धोकर हॉल में ही जाना होगा। यहाँ की दिनचर्या के सभी आदी हो चुके हैं। इसमें इच्छा कम, मजबूरी अधिक नजर आती है। नाश्ते के बाद कुछ एक दूसरे को जानने का, बातें करने का अवसर मिल जाता है। कावेरी जी और रतन जी दूर एक कोने में बैठ गई। रतन ने ठंडी आह भरकर मोहिनी जी की दर्द भरी कहानी सुनना शुरू की। एक लड़का है कुणाल, छोटी सी उम्र में पति का साथ छूट गया था। जैसे तैसे बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल कर दिया कि अच्छी नौकरी मिल जाए। उसे विदेश में अच्छी नौकरी भी मिल गई। जल्दी ही लड़के की शादी हो गई। एक दिन वह उससे बोला, यहाँ का मकान बेचकर विदेश चलते हैं। मोहिनी ने पेपर पर साइन कर दिए। मकान बिक गया और विदेश जाने का दिन तय हो गया। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोहिनी का परिवार पहुंच गया। लड़के ने मां को बाहर रुकने के लिए कहा। पत्नी को साथ लेकर वह हवाई अड्डे के भीतर चला गया। 4 घंटे बीत गए। जब वह लौटकर नहीं आया, मोहिनी जी ने घबराकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने बेटे व बहू के नाम से पड़ताल की तो पाया दोनों अमेरिका की उड़ान भर चुके हैं। मोहिनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह गृह मंत्रालय तक पहुंच गई। पुलिस ने सीसीटीवी से लिए गए चित्र दिखाए। तब बेचारी को ऐसा सदमा लगा कि पूछो मत। कावेरी जी ने रतन से पूछा, मोहिनी इस आश्रम में कैसे आई? यह तो प्राइवेट है, यहाँ तो 2 लाख की रकम देनी पड़ती है।
रतन जी ने धीरे से कहा, कुणाल ने अखबार में खबर पढ़ी, उन्होंने ही भेज दिया है। यह बात मोहिनी को मत बताना। कमरे में वापस जाने का आदेश मिल चुका था। कावेरी जी को यहाँ आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। इन 24 घंटों में शायद ही कोई पल आया हो जब कावेरी जी को अपना घर याद न आया हो। स्त्री इतनी बेबस क्यों हो जाती है? जब पिता के घर होती है तब पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकती। पति के घर आती है तो उसकी इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती। बेटे बड़े होते ही माँ को दोष देने लग जाते हैं। नारी सब प्रकार से सक्षम होते हुए भी असक्षम क्यों बन जाती है? यह उसकी शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक विफलता है या त्याग की भावना? समय भी कहाँ से कहाँ ले जाता है व्यक्ति को। कावेरी जी विचारों में खोई हुई थी कि रतन जी धम्म से आकर उसके पलंग पर बैठ गई। वह कावेरी जी से बोली, अपने घर के विषय में क्यों सोचती रहती हो? कावेरी जी की निगाहें खिड़की से बाहर चली जाती हैं, जैसे वह दूर मकानों के बीच अपना घर ढूंढ रही हों। वह रतन से कहती हैं, अपना घर आखिर अपना ही होता है। रतन कहती है, देखना मैं एक दिन तुमसे कहलवा कर रहूँगी। यह आश्रम घर से ज़्यादा अच्छा है। कावेरी जी बस मुस्कुरा दी। 4 महीने इसी तरह बीत गए। कावेरी जी और रतन की दोस्ती गहरी हो रही थी। कावेरी जी अपने घर की यादों से बाहर नहीं निकल सकी और रतन अपने कथन पर अड़ी रही कि हम अपने घर से अधिक यहाँ प्रसन्न हैं। कावेरी जी ने अक्सर रतन को एक कागज़ के टुकड़े को निहारते हुए देखा था। कोई समय आता तो रतन झट से उस कागज़ को मोड़कर पल्लू में बांध लेती थी। वह पल्लू के कोने को मुट्ठी में दबाकर सोती थी। कावेरी जी कभी कभी रतन से मजाक में कहती थी कि इसका प्रेम पत्र छुपा रही हो। रतन तुरंत कोई दूसरी बात छेड़ देती थी। एकादशी का दिन था। कुछ महिलाओं ने व्रत रखा था। नम्रता ने आकर बताया कि एक सेठ की ओर से फल बांटे जा रहे हैं। सुनते ही सब नीचे जाने की तैयारी करने लगे। कावेरी जी बिस्तर पर लेटी थी। रतन ने कहा, नीचे नहीं चलोगी? कावेरी जी ने कहा, नहीं, पूरी जिंदगी तो दान पुण्य करती रही, अब औरों के आगे हाथ फैलाना क्या अच्छा लगेगा? रतन बोली, शाम तक भूखी बैठी रहना। यहाँ व्रत वालों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कुछ देर रात रतन 4 केले लेकर लौटी। उसका मुंह फीका पड़ गया था। उसने 2 केले कावेरी जी को देते हुए कहा, न जाने कैसे कैसे लोगों को भेज देते हैं सेठ जी। अपने 2 केले लेने के बाद मैंने तुम्हारे लिए भी 2 केले मांग लिए। जानती हो बहन, मुझे उस लड़के ने क्या कहा? कावेरी जी ने पूछा, क्या कहा? रतन जी ने पल्लू से आंखें पोंछती हुई बोली, बहन जी, उसने कहा, बुढ़िया शर्म नहीं आती? कब्र में पैर लटक रहे हैं, अभी तक लालच नहीं छोड़ा। यह सुनकर कावेरी जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह बोली, जाने दो, उसकी अपनी जुबान गंदी है। रतन अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। शाम को चाय का समय हुआ। कावेरी जी रतन के पलंग के पास गई। पलंग पर सटी मेज पर केले अभी भी रखे थे। कावेरी जी ने रतन का कंधा हिलाया और बोली, मुझे तो केले खिला दिए, तुम्हारे तो केले अभी वैसे ही रखे हैं। कावेरी जी को जब अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो वह धक्क सी रह गई। उसकी सबसे प्रिय सहेली रतन भगवान को प्यारी हो चुकी थी। रतन जिस कागज़ को पल्लू में बांधकर रखती थी, आज उसने वह कागज़ सीने से लगा रखा था। कावेरी जी ने धीरे से उस कागज़ को निकाला। कागज़ के टुकड़े को देखकर कावेरी जी की आंखें डबडबा गईं। उस कागज़ के टुकड़े पर रतन के घर की तस्वीरें खिंची थी, जिसकी नेम प्लेट पर बड़े काले अक्षरों में साफ साफ लिखा दिख रहा था, अपना आशियाना। यह देखकर कावेरी जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें तो दुख पहले से ही था। अब तो उनकी सहेली भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। अब कावेरी जी उस वृद्धा आश्रम में गुमसुम सी रहती थी। ना किसी से बोलती थी, ना ही ढंग से खाना खाती थी।
एक दिन ऐसा आया कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। इस बात की खबर कावेरी जी के बेटे को दी गई, लेकिन उसने आने से मना कर दिया और कहा कि आप लोग ही उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, कावेरी जी के बेटे ने अपनी माँ के साथ जो बर्ताव किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।